नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी अब पूरी तरह से राहुल गांधी के दबाव में आती हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ राहुल गांधी के दबाव में बल्कि कहें तो विपक्ष के दबाव में आती हुई दिखाई दे रही है। बजट में हुए पक्षपात के बाद विपक्ष ने संसद में बीजेपी का जमकर विरोध किया ही था, आपने देखा। और उसके बाद आज नीति आयोग की बैठक हुई। उस बैठक का भी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के हैं। भगवंत मान पंजाब के हैं और अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इन सब ने पहले ही कह दिया था कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं विपक्षी मुख्यमंत्रियों में सिर्फ और सिर्फ केवल ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होकर अपने सवाल उठाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें भी बैठक बीच में छोड़कर निकलना पड़ा, क्योंकि आरोप है कि जब ममता बोल रही थी तो उनका माइक बंद कर दिया गया और कहा गया कि आपका समय पूरा हो गया। जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया और उसके बाद माइक ऑफ कर दिया गया। अभी तक तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि संसद के अंदर माइक ऑफ करने की परिपाटी चल रही थी, लेकिन अब क्या नीति आयोग में भी मुख्यमंत्रियों, वो भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री अगर हों तो उनके माइक को ऑफ कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और यहीं से आज दिन की शुरुआत होती है दोस्तों। और दिन की शुरुआत के साथ साथ जब ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं तो ये चर्चा काफी गर्म हो जाती है। पहले सुन लेते हैं ममता बनर्जी बाहर निकलकर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। बंद कर लेते हैं। मानी ना তাই মনে রাখবেন, আমি চলে दीदी ये बंगाल का भी इंसल्ट है। ये दीदी ये आपका इंसल्ट नहीं, सब রিজিওনাল पार्टी का इंसल्ट है। दीदी आबारो नीति आयोग के वंचना। तो साफ साफ यहां ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी और कह रही थी कि सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। हालांकि नीति आयोग का कहना है कि उन्हें जितना समय, जितना वक्त मिला वो उससे ज्यादा देर तक बोल चुकी थी। खैर, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि वो बीजेपी के साथी हैं ही। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथी हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे इस बैठक में। यह सबसे बड़ी खबर आज रही। नीतीश की गैर मौजूदगी में जो है उनके ही उप मुख्यमंत्री पहुंचे वहां, सम्राट चौधरी, लेकिन नीतीश का नहीं पहुंचना आज चर्चा का विषय रहा और उनकी गैर मौजूदगी ने फिर सियासी हलचल खड़ी कर दी है कि क्या अब नीतीश कुमार फिर उधर से इधर आने वाले हैं या इधर से उधर जाने वाले हैं, या इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या अब एनडीए में भी उनका मन नहीं लग रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या वजह है कि नीतीश का मन नहीं लग रहा है? आखिर कारण क्या है? खैर, नीतीश कुमार के पलटने और टिके रहने को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मौजूदा सियासी हाल को देखकर यह तो साफ समझ आ रहा है कि बीजेपी अब इंडिया ब्लॉक के आगे पस्त होने लगी है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यह आयोग का, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, कि गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में मोदी ने, नरेंद्र मोदी जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने विकसित भारत एट 2047 को लेकर चर्चा की है। और नीति आयोग का कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ, इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। नीति आयोग ने मोदी के हवाले से एक्स पर लिखा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। मोदी ने अपने मन की बात लिख तो दी, यहां पर मोदी के जरिए नीति आयोग ने अपनी बात रखी है और यह मोदी की बात है, तो इसलिए कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात यहां रख तो दी है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं
कि जो राज्य इस बैठक का हिस्सा नहीं बन सके उन्हें विकसित भारत का हिस्सा बनाने की कौन सी योजना नरेंद्र मोदी के पास है। यहां साफ साफ देखा जा रहा है कि जो राज्य विपक्षी दलों के पास हैं उन राज्यों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, और अगर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा तो क्या भारत 2047 तक विकसित राज्य होगा, राष्ट्र होगा? और क्या 2024 की जगह 2047 की बात करके नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचा सकते हैं? क्योंकि बात अभी 2024 की होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, आगे के सपने दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप हिंदुस्तान में पहले पंचवर्षीय योजना थी, योजना आयोग के जरिए ही ये योजना आगे थी, बढ़ती थी, वो योजना थी, और 5 साल का लेखा जोखा आप लेकर आते थे, प्लानिंग करते थे। लेकिन आप 2024 में 2047 की बात कर रहे हैं, तो क्या 2024 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 ये जो 5 साल है, नरेंद्र मोदी अगर सरकार में बने रहते हैं, तो उनकी बैसाखियों वाली सरकार अगर ऐसी रहती है, तो 5 साल में नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं? क्या वो कोई लेखा जेखा जो है वो रख पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये बड़ा सवाल है। वैसे एक जरूरी खबर यह भी है दोस्तों कि आज बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये सब पहुंचे, और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी सीएम भी शामिल हुए हैं। अभी ये बैठक चल रही है जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देख लीजिए विजुअल वहीं की है, और खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय में हैं, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में जो घमासान मचा हुआ है, बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वो आप सबने देखा है। और चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में, यूपी में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिले, और इसके बाद से सूबे में सियासी हलचल खूब बढ़ गई थी। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बयान के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, और इसके बाद सीएम योगी ने खुद आगे बढ़कर मंडलवार दौरे किए, और लगभग 200 मौजूदा और पूर्व विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों से उन्होंने मुलाकात की, कुछ महत्वपूर्ण नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फीडबैक लिया था। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में योगी के लिए क्या संदेश निकल कर आता है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के बीच जो खटपट चल रही है वो अब धरातल पर है, और इन सब के बीच एक सबसे बड़ी खबर जो लगातार कही जाती है कि नरेंद्र मोदी किसी और को सीएम चाहते हैं। देखना उत्तर प्रदेश में, उसमें कितना नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसमें सफल हो पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच नीति आयोग से हमने शुरुआत की थी, और नीति आयोग से पहले राहुल गांधी की बात हमने उनका जिक्र किया था, और आप जानते हैं कि कल राहुल गांधी पहुंचे थे सुल्तानपुर में, उनको पेशी उनकी थी एमपी एमएलए कोर्ट में, और उस पेशी के बाद जब वो लखनऊ के रास्ते में थे तो उन्होंने एक मोची रामचैत से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने उसी रास्ते पर उनकी मुलाकात, राहुल गांधी की मुलाकात, ये रामचैत की दुकान है जहां आज जो ये चाह रहे थे इनके लिए सिलाई की, जो जूते सिलने की मशीन होती है, वो आज राहुल गांधी ने पहुंचवा दी है। एक मदद राहुल गांधी ने ऑलरेडी कर दी। ये खबर अभी जैसे इस कार्यक्रम को करने की तैयारी में कर रहा था तब तक ये खबर आई कि रामचैत के पास राहुल गांधी ने वो मशीन पहुंचवाई है जिस मशीन की दरकार शायद बहुतों को होगी, लेकिन रामचैत इसमें उस मशीन को पाने में सफल हो गए। राहुल गांधी यहां पहुंचे। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात यह भी है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं और लगातार ऐसे इन लोगों से मिलकर उनके हुनर को जानने, ये तस्वीर है, देखिए जो पहुंचाई गई है मशीन, ये आज की अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, और ये सब कुछ यहां पहुंचाई गई है ताकि ये सिलाई कर पाए। सिलाई की मशीन है, लेकिन ये मशीन जो है ये कपड़ा सिलने की नहीं, जूते चप्पल सिलने की मशीन है, वो यहां पर राहुल गांधी ने पहुंचवा दी है। यह तस्वीर आज की अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। तो कैसे फटाफट काम होता है ये भी आप इससे समझ सकते हैं। और ये राहुल गांधी हैं जो परेशान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। परेशान उधर ममता बनर्जी भी कर डाली हैं, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया है तो वो है नीतीश कुमार। इसलिए हम लिख रहे हैं कि एनडीए में पड़ गई फूट,
क्या एनडीए में फूट पड़ गई है? ये सवाल ये भी कि विपक्ष के साथ आए नीतीश कुमार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि विपक्षी नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया और नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। जब नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ किया है। क्या इस बार भी कुछ गड़बड़ होने वाला है? ये तमाम सवाल हम ढूंढेंगे, जानेंगे, तहकीकात करेंगे उन सवालों का। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके जरिए आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को लेकर आइए और चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्त जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, अतुल सिन्हा जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी, कल से लेकर आज तक हलचल तेज है, और लेकिन उन सब के बीच बिहार से जो खबर आ रही है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबर, तो उस पर चर्चा करेंगे हम, राहुल गांधी पे, लेकिन उसके अलावा पश्चिम बंगाल की खबर, अकेली ममता बनर्जी पहुंची थी विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से, और ममता बनर्जी ने कहा भी था कि मैं जाऊंगी, अपनी बात रखूंगी, अपनी डिमांड रखूंगी। लेकिन उनका आरोप, गंभीर आरोप है कि 5 मिनट में माइक ऑफ बाहर आके बोल रही हैं। हालांकि पीआईबी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने फैक्ट चेक भेजा है, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी को बहुत पर्याप्त समय दे दिया गया था। चलिए, उनकी बात भी यहां इस मंच पे रख रहा हूं। सरकार का फैक्ट चेक है, सरकार का पक्ष है कि हमने पूरा समय दिया, लेकिन जो निकली बाहर, उनका कहना है कि 5 मिनट के अंदर हो गया आपका समय खत्म, और जबकि बाकियों को 16 मिनट, 17 मिनट, 20-20 मिनट तक बोलने का मौका मिला। क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले जब ममता बनर्जी पहुंची हैं पश्चिम बंगाल, कोलकाता, तो वहां पर एयरपोर्ट से बाहर निकल के भी उन्होंने बांग्ला में अपनी बात रखी है, और उन्होंने यही कहा है, किसी को 16 मिनट, किसी को 17 मिनट, किसी को 20 मिनट, लेकिन मुझे 5 मिनट, आखिर क्यों? चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी की बात और नीतीश कुमार का नहीं आना, इन दोनों के बीच, और इतना ही नहीं, पी विजयन से लेकर, केरल के मुख्यमंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों का हाल तो आपने देख ही लिया, कोई नहीं आया। क्या मायने रखता है ये, प्रोफेसर साहब? जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लंगड़ी सरकार है। देश के लोगों का विश्वास मोदी सरकार में नहीं है। आज एक और बड़ी खबर जिस पर आपका ध्यान गया है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, जो वोट परसेंटेज बढ़ा था, जिसे चुनाव आयोग ने जारी किया था, और खबर यह मिल रही है कि वो वोट परसेंटेज बीजेपी की तरफ निकला है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि अगर ये वोट जो 4 करोड़ से ज्यादा है, ये अगर इंडिया अलायंस की तरफ आता तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बहुत मजबूत होती और नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं होते। ये आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर के ईवीएम में जो भी कुछ हो, उसके जरिए बहुत कुछ नतीजों में परिवर्तन हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी 240 भी नहीं पहुंचते। ऐसे में विपक्ष लगातार सत्याग्रह कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से भेदभाव परक और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो देश को एक करने के, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारा कुछ वननेस, लेकिन आप दूसरे पार्टी के सरकार वाले राज्यों के साथ भी जो अवहेलना करते हैं, जो उनके साथ अन्याय करते हैं, उसको लेकर के ये जो ममता बनर्जी का विरोध है, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि जहां आप बोलने नहीं दे सकते हैं तो बजट में आप क्या कर रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है। यही वजह है कि वो चाहे पी विजयन हो, स्टालिन हो, या और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं पहुंचे। उनको मालूम है कि पहुंच करके भी क्या होगा। राहुल गांधी के जब माइक म्यूट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो वहां जाने से भी क्या होगा। लेकिन
आपने जिस तरफ इशारा किया कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, नीतीश कुमार का नहीं जाना ये स्पष्ट करता है कि कुछ खेल अंदर खाने चल रहा है और नीतीश कुमार पर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता। इस देश में जो भी उनको समझता है, उनकी राजनीति को समझता है, वो कभी भी ये नहीं कह सकता है कि नीतीश बाबू किधर जाएंगे, किधर रहेंगे, कहां नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। इधर आंध्र प्रदेश में भी खटपट चल रही है। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ, जगनमोहन रेड्डी के साथ तो विपक्ष खड़ा हो गया है और पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर तक जो मोदी सरकार को चुनौतियां मिल रही हैं, वो इस बात का संकेत करती हैं कि नरेंद्र मोदी 5 साल तक सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। और पहले वो जो होता था कि 56 इंच की छाती, एक अकेला सब पर भारी, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष मजबूत है, मुझे लगता है करीब 230-35 के आसपास विपक्ष के सदस्य हैं। 237 हैं। 237 इंडिया बड़ा आंकड़ा है जी। तो आप विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। और मीडिया का रुख भी बदलने लगा है राजीव जी। अब मीडिया थोड़ा सवाल भी करने लगा है वित्त मंत्री जी से कि आप मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स का मामला है वो क्या है जी। तो ऐसे में, और मोदी जी तो खामोशी ओढ़े हुए हैं। वो हालांकि ज्यादा बोलते भी नहीं है, और खास करके कोई ऐसा मुद्दा हो जो उनकी छवि को खराब करता हो तब तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लेकिन अब उनके छत्रप भी आ गए हैं मूड में। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर किनारे लगाने की कोशिश हो रही है तो योगी कोई साइलेंट मुद्रा में नहीं है, वो भी अपना दांव चलने के लिए तैयार हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या खामोश बैठेंगी? तो अब बीजेपी के भीतर के जो अंतर्विरोध है वो भी खुल करके आ रहे हैं। और एक व्यक्ति जो पिछले 2-3 साल से नरेंद्र मोदी की नाक में दम किए हुए है जी, वो बात अलग है कि आप 20 मुकदमे लगवा दीजिए, 30 लगवा दीजिए, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कितना भी प्रताड़ित कीजिए। सुल्तानपुर कोर्ट में हाजिरी और उसके बाद लौटते समय रामचेत की दुकान पर रुकना, चप्पल सीना सीखना, ये क्या दिखाता है कि जो लोकतंत्र दरक गया है उसकी सिलाई राहुल गांधी करेगी। जो रामचेत की उम्मीदों पर जो ग्रहण लगा है, बेरोजगारी और महंगाई का आलम है। मैं तो रामचेत के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बैठ करके, एक साहित्य का विद्यार्थी हूं इसलिए भी। रामचेत जो घर लेकर के जाते होंगे, क्या रामचेत का जो भी बच्चे होंगे वो पढ़ने की स्थिति में होंगे आज? और राजीव जी, नेहरू से लेकर के, बल्कि मैं तो गांधी और बाबा साहब को याद करते हुए कह रहा हूं कि नेहरू जब फूलपुर से चुनाव लड़ते थे तो उनके मंच पर कई दलित गीतकार आते थे और वो लोकगीत गाया करते थे अवधी में। मैं उसको हिंदी में आपके सामने रख दे रहा हूं दर्शकों के लिए। वो उदित राज नाम के गीतकार थे, वो गाते थे कि अब हमको चावल खाने को मिलेगा, हमारे पैरों में भी चप्पल होगी, हमारे बच्चे भी पढ़ने के लिए जाएंगे। ये नेहरू से लेकर के और यहां तक का जो लोकतंत्र है। रविकांत जी, अगर अवधि में बोल पाए, अगर है तो अवधि जो ओरिजिनल है जरा प्लीज बोलिए, कैसे है? वो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं अवधी भाषी नहीं हूं जी, लेकिन जी, जी, मैं उसको निकाल के रख लूंगा, आपके अगले कार्यक्रम में उसको जरूर सुनाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। तो वो नेहरू के प्रति दलितों का जो प्रेम था और उम्मीदें थी, आज उत्तर प्रदेश का दलित भी बहुत उम्मीद से राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। और मैं समझता हूं कि जो उनकी गरीबी है, जो बदहाली है,
उस पर टांके लगाने का काम राहुल गांधी करने के लिए तैयार हैं और लोग उनको गले से लगाने के लिए। कल रामचेत की अगर आंखों में आंसू आपने देखे हो, भला नरेंद्र मोदी ने तो पैर धोने का प्रहसन भी किया था। आप जिन स्वीपर्स के पैर धोए जा रहे थे उनकी आंखों में क्या देख रहे थे? उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो। आप ऐसे भी आंखों में पढ़ सकते हैं कि खौफ नजर आ रहा था कि जबरन बिठाए गए थे या वो बहुत प्रसन्न थे। क्या था? वो केवल कैमरे पर नौटंकी चल रही थी। लेकिन रामचेत की भीगी हुई पलकें ये कह रही थी कि वो कह रहा कि आज तक मेरे पास कोई नेता नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता। और रामचेत ने बड़ी इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ ही कहा कि कम से कम राहुल गांधी मेरा दुख दर्द सुनने के लिए, मेरी समस्या जानने के लिए आए। तो ये जो वर्किंग क्लास है, जो काश्तकार है, जो आपका कारीगर तबका है, उसको लेकर के जो चिंता है राहुल गांधी की, क्योंकि अर्थव्यवस्था यहीं से चलती है। 5वें नंबर की इकोनॉमी अंबानी और अडानी के घरों की तिजोरियां भरने से नहीं होती है। उस 5वें नंबर की इकोनॉमी का फायदा किसको मिल रहा है? राजू जी, सवाल यह है, अगर रामचेत कल को भी इसी तरह से बेरोजगारी का दंश झेलता रहे, अगर वो मजबूर रहे, अगर उन्हें खाने को सब्जी तक नहीं मिली, उनके थाली में अगर दाल नहीं है, तो फिर लानत है ऐसी 5वीं अर्थव्यवस्था पर। ये सपने आप किसको दिखा रहे हैं विकसित भारत को बनाने के? राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछना। और मुझे फिर गांधी याद आते हैं। गांधी के लिए राष्ट्रवाद क्या था? गांधी कहते थे कि राष्ट्रवाद का मतलब है अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछना, और ये काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। ये बदलाव का संकेत है, ये बदलाव की बयार चल निकली है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और तस्वीरें हम लोग लगातार देखेंगे, और जो उम्मीदें दरक गई हैं उसको टांकने का काम राहुल गांधी निरंतर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो उम्मीदें दरक गई हैं, जो लोकतंत्र दरक गया है, उसे टांकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, करेंगे, ये बात आप रख रहे थे। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी कल थे, सुल्तानपुर में उसका जिक्र, और वहाँ से कैसे गरीबों, दलितों, वंचितों, इन सब के लिए राहुल गांधी अपनी जुबान भी, अपना हाथ भी और सब कुछ दे रहे हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं आज मदद करते हुए नजर आए राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का जो डरो मत का नारा है, क्या वो नीतीश कुमार को भी भाग गया है? आज नीतीश कुमार के नहीं आने के क्या मायने हैं, और ये भी समझना होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं, और आप लोगों के पास आऊं, अतुल सिन्हा जी के पास आऊंगा जल्दी से। एक छोटा सा कमेंट जरूर लेना चाहूंगा अतुल जी के पास आकर, लेकिन उनसे पहले कल शाम को दोस्तों 7 बजे जब न्यूज पॉइंट में आप हमारे साथ रूबरू रहेंगे, तब हम एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे आपको, एक रिपोर्टाज दिखाएंगे। वो है अयोध्या के ऊपर। आखिर अयोध्या क्यों हारी भाजपा? पूरी तहकीकात कि अयोध्या भाजपा क्यों हारी, और सबसे बड़ी चीज कि भारतीय जनता पार्टी और कार सेवक, जो जिन लोगों ने बाबरी विध्वंस में महती भूमिका निभाई थी, वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो बीजेपी को हारना ही था। एक छोटी सी क्लिप, 1 मिनट 1.5 मिनट की लगभग है, वो आपके सामने रख रहा हूं। पूरी फिल्म जो है वो कल शाम न्यूज पॉइंट में लेके आऊंगा, पूरा फोकस्ड ऑन अयोध्या। और ये देखना जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से आगे की सियासी तस्वीर आप समझ पाएंगे। अयोध्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसलिए भी बात थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इस 1 मिनट 1.5 मिनट की क्लिप को देखिए, फिर इसी चर्चा पे आते हैं। नीतीश बाबू विपक्ष के साथ आ गए हैं क्या, ये समझेंगे। अतुल सिन्हा जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या देखिए, एक छोटी सी क्लिप। अयोध्या, जिसको युद्ध में जीता ना जा सके। अयोध्या ने आईना दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को कि देखिए आपकी असली सूरत ये है और आपकी असली जगह ये है। अयोध्या की जनता ने बता दिया कि जो नारा देते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, हमको लाएंगे, राम को तुम लाए हो।
बाहरियन का विकास होगा, बाहर यहाँ आके बसाएंगे इसी जमीन में, हम लोगों को जाएंगे। चलाओ बुलडोजर, गिराओ लोगों के घर। डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा हथकंडा खेला कि हम लोगों को गला काट दिया था। मुआवजा तो बना है, लेकिन जो मकान मालिक है उन्होंने रुकवा दिया। हम लोग बीजेपी के वोटर भी थे शुरू से, लेकिन अब ऐसा काम कर रही है तो फिर दिल आदमी का टूट गया। 70% इस बार भाजपा से कटा। अयोध्या आपके अंतिम नहीं है। अभी अयोध्या की लोकसभा गई है, अभी तो पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाएगी ना। तो अयोध्या क्यों हारी भाजपा, ये देखेंगे आप कल इसी समय न्यूज पॉइंट पे हम आपको दिखाएंगे और इस पे चर्चा भी करेंगे। तो कल शाम हमें आपका इंतजार रहेगा, अयोध्या क्यों हारी भाजपा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां भाजपा ने जो कुछ किया है, जो बोया है, वो अब भाजपा काट रही है। और कह रहे हैं उन्हीं के लोग कि अभी तो सिर्फ एक लोकसभा फैजाबाद का जो अयोध्या है जिसमें वो गया है, और इसके बाद अब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आपके हाथ से जाएगा। अभी आपने सुन लिया। चलिए इस पर कल चर्चा करेंगे। आज आते हैं नीतीश बाबू, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और वो आई थी, अकेली नेत्री हैं जो आई थी नीति आयोग में उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और वो 5 मिनट में बाहर आ गई, क्योंकि 5 मिनट बोली ही थी कि उनका माइक ऑफ हो गया। अभी तक सुनते यही थे कि माइक ऑफ करने का काम ओम बिरला जी के पास है और धनखड़ साहब के पास है, लेकिन यह काम अब नीति आयोग के पास भी है बकौल ममता बनर्जी। श्रवण गर्ग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। और लेकिन नीतीश बाबू जो हैं वो क्यों नहीं आए और उसके क्या मायने हैं? अतुल सिन्हा साहब, आपसे जरा समझो, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का नहीं आना कितना यहां डेंट करता हुआ दिखाई देता है इस पूरे जो एनडीए सरकार है उसमें? ये कहां नीतीश बाबू फिट हो रहे हैं, और क्या ये जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं नहीं आकर, या कुछ और है? क्योंकि पहले आते रहे हैं, लेकिन जब जब नहीं आए हैं तब तक पाला बदल लिया उन्होंने। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी राजीव जी, आपने जो ये कहा कि नीतीश कुमार जो पाला बदलते रहे हैं और आज की जो बैठक में नहीं आए उसके क्या मायने हैं, तो एक तो जो बजट आया और जिस तरह से बिहार को स्पेशल पैकेज देने की जो मांग लगातार चल रही थी, उस पैमाने पर नीतीश कुमार को जो झटका सा लगा, इस हालांकि कहा यह ज़रूर जा रहा था कि ये लगातार ये बात कही जाती रही कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को खुश करने की पूरी कोशिश हुई, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दोनों को खुश करने की कोशिश हुई और उनकी बात मानी गई, और इन दो राज्यों के अलावा और किसी राज्य पर बजट में फोकस नहीं किया गया। बावजूद इसके बिहार को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो नीतीश बाबू की जो डिमांड रही वो सामने नहीं आई, जिसको लेकर के ये पूरी की पूरी जो राजनीति हुई और जो गठबंधन जो जिस तरह से उन्होंने एनडीए के साथ जाने का जो फैसला लिया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठता रहा है। और अब नीतीश बाबू पर ये दबाव भी अंदर ही अंदर बनने लगा है, और शायद नीतीश बाबू पर क्या दबाव बनेगा वो तो खुद भी चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरह से विपक्ष की तरफ उनका एक झुकाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बदलेंगी, और जो झारखंड में जिस तरह से उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है जेडीयू ने, और भाजपा से दूरी बनाना शुरू कर दी है वहाँ पर, वो एक संकेत भी दे रहा है कहीं ना कहीं कि भाजपा के साथ जो तालमेल उनका रहा वो अभी धीरे धीरे
गड़बड़ होने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई है। और ख़ास तौर से बजट के बाद से जो उनका जो ये रवैया है और आज ख़ास तौर से जो नीति आयोग की बैठक में उनका नहीं आना बहुत तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये विपक्ष की तरफ जाने का एक संकेत तो देता ही है। हालांकि इस बारे में हम लंबे समय से ख़ास तौर से चुनाव नतीजों के बाद से ही ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश जी और या चंद्रबाबू नायडू इधर आ जाएंगे, एनडीए छोड़ देंगे अगर उनको मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तब। और नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की भी इस बजट में कि उनको खुश किया जाए, लेकिन बिहार का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार को वो जो उम्मीदें थी उनकी वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए शायद नीतीश जी नाराज़ दिखे और नीति आयोग की बैठक में उनका नहीं आना कई सारे सवाल खड़े करता है। उधर ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ममता बनर्जी को लेकर बाकी हमारे साथी चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बात तो जाहिर कर ही दी है कि नीति आयोग की बैठक में अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला और एक तरफा चीज़ें चलती रहीं। माइक बंद करने का जहाँ तक सवाल है, सरकार की जो सफाई आई है उसमें ये कहा गया है कि लंच के पहले उनको बोलने का स्पेशल मौका दिया गया और उनका समय लंच के बाद था, लेकिन उनकी फ़्लाइट छूट जाती या वो जाने वाली थी वापस, इसलिए उनका समय पहले या 7वें नंबर पर उनको बोलने के लिए कहा गया और उन्होंने अपना पूरा जो वक्त है वो लिया। बावजूद इसके वो कहानी बना रही हैं, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आरोप है। देखिए, ये तो राजनीति है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलेगा, लेकिन जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, वो जितनी मुखर नेता हैं और जिस तरह से वो अपने राज्य में जो चीज़ें सामने रखने की कोशिश आर्थिक तौर पर उन्होंने की कि जिस तरह से बजट में उनको नेग्लेक्ट किया गया और जो प्रोजेक्ट्स वो चाहती थी वो उन्हें नहीं मिला, उसकी जो बात ही वो उठा रही थी, तभी उन्होंने कहा कि उनकी बात को बीच में काट दिया गया और उन्हें उसके विरोध में वो बाहर निकल आई। तो जाहिर सी बात है अंदर क्या हुआ, वो चूंकि विपक्ष के और बाकी नेता वहाँ थे नहीं, इसलिए उनके जगह पे कुछ कहने वाले और तो कोई है नहीं। जाहिर सी बात है सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया उससे ये साफ है कि सरकार एक तरफा तरीके से चीज़ों को देख रही है और नीति आयोग की जो बैठक थी वो पहले से ये तय करके रखी गई थी कि किससे क्या बात करनी है और किसकी कितनी बात सुननी है। ऐसा महसूस होता है इनका नीतीश कुमार के ना आने से और ममता बनर्जी के इस तरह से छोड़ के चले जाने से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास जल्दी से। धनंजय जी, नीतीश कुमार, दो बातें यहां महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये खबर भी आ रही है कि नीतीश बाबू उधर झारखंड में अकेले लड़ने का प्लान बना रहे हैं। घोषित अघोषित जो भी कहें, लेकिन खबर बहुत तेजी से ये फैल रही है, आ चुकी है कि अकेले लड़ेंगे झारखंड में चुनाव। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज नहीं आए इस बैठक में, चलिए डिप्टी सीएम आए, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना धनंजय जी कि नीतीश बाबू क्यों नहीं आए, और नीतीश बाबू के नहीं आने से क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ता हुआ, एनडीए पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देता है? क्या कोई यहाँ सिंबॉलिक रूप से विरोध है, बहिष्कार है? क्योंकि पहले भी कह चुके हैं कि मैं वहाँ आता या अगर नीति आयोग की बैठक में आऊँगा तो वहाँ सवाल उठाया जाएगा या सवाल उठाएंगे हम कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। कैसे देखा जाए इसको धनंजय जी? एक तो जो आप कह रहे हैं, और मैं एक समझ रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीति है वो प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर की राजनीति हमेशा उन्होंने की, खास करके जब 2010 के बाद, मतलब जब 14 के बाद कह लीजिए, 14 में जो प्रकरण हुआ और नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, गठबंधन से, और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। उसके पहले सब नॉर्मल चल रहा था, जब तक अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, सब सहज चल रहा था। राजनीति में देखिए मोदी जी के आने के बाद देश की पूरी बदल गई। तो नीतीश कुमार उसके बाद उनके खिलाफ जिस तरह से आप याद कीजिए कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया, उनकी सीटें कम कर दी गई। उसके अलावा जो है उनके कई नेताओं को तोड़ने की कोशिश की गई। जो आरसीपी सिन्हा थे वो किस तरह से
लगाए गए इन सब कामों में, मांझी जी को किस तरह से उकसाया गया, वो तमाम चीजें हैं। वो नीतीश को एक खास बात है कि नीतीश कुमार कुछ भूलते नहीं है, समय के अनुसार वो बदला लेते हैं, और बीजेपी से बदला भी पूरा उनका हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ बदला इसलिए कि उनको मौका मिल नहीं पाया अब तक उनको, और वो बार बार वो इस तरफ उस तरफ, वो उनकी एक जो स्वभाव उनका है, उस स्वभाव के अनुसार उन्होंने बिहार को ये रखा कि बिहार की तरक्की सबसे इम्पोर्टेंट है, या बिहार को इस लेवल पे हम ले जाना चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं वही करना होगा। और बीजेपी जब लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के खिलाफ, उसके पहले कितना कहा जा रहा था कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, फलाना है, और जिस तरह से सम्राट चौधरी को लगाया गया था पूरा एकदम, क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी ने, कोई सेंटेंस है जो छोड़ दिया, विजय सिन्हा ने क्या नहीं बोला, तमाम लोगों ने बोला, लेकिन फिर वही नीतीश कुमार को लाना पड़ा, चूंकि ये मोदी जी को पता चल गया था कि भाई हम जीत नहीं पाएंगे बिना नीतीश कुमार के लाए बिहार में। और फाइनली नीतीश कुमार ने अपना महत्व साबित किया, जनता ने साथ किया। नीतीश कुमार तो अपना कमल का फूल लेकर के घूम रहे थे, और बड़े कारुणिक और बड़ा एकदम जिसको कहें कि बड़ा दया आ जाती थी, वो सीन, वो वीडियो देख करके दया आ जाती कि एक इतना ताकतवर नेता इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन बिहार की जनता ने उनको सीटें दी और वो ताकत वापस दिखाई पड़ी। अभी जो चुनाव हो रहा है राजीव भाई, 2024 का जो चुनाव है, एक तो बिहार को स्पेशल राज्य का जो दर्जा दिए जाने की बात थी, उसको खारिज कर दिया जाना जो है नीतीश कुमार के लिए झटका है। दूसरा, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि जो आरक्षण को लेकर के उन्होंने 65% किया था, पिछड़ों का परसेंटेज बढ़ाया गया था, वो नवम अनुसूची में शामिल करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो इसका नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को, ये नीतीश कुमार जानते हैं। उसके अलावा जाति सर्वेक्षण जो कराया था और 1,95,000 परिवारों को जो 2 लाख देने की बात कही थी, उसके लिए भी उनको फंड चाहिए। अब उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी देखने वाली बात। एक और महत्वपूर्ण बात मैं करूं कि ये जो अभी पिछली बार चिराग पासवान को लगाया था, अभी 2 साल से लगे हुए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को किसने खड़ा किया? आप अगर बिहार की जमीन पे जाकर के, या जो हमारे जयशंकर भाई है वो ज्यादा डिटेल बताएंगे और आपको, चूंकि उनके पास बिहार की जानकारी होगी। प्रशांत किशोर को किसने खड़ा किया है? प्रशांत किशोर को आरएसएस ने खड़ा किया है, और उनकी जितनी सभाएं हो रही हैं उसमें आरएसएस और बीजेपी के नेता साथ रहते हैं। वो सारी प्लानिंग होती है, पूरी बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की जा रही है। और उस प्लानिंग में हमला किस बात पे करता है? कहीं वो सांप्रदायिक राजनीति पे हमला करते नजर नहीं आते, वो हमला करते हैं वही जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है उस पर हमला करते दिखाई पड़ते हैं। तो नीतीश कुमार को ये भी एहसास है कि प्रशांत किशोर का इस्तेमाल फिर करने जा रही है बीजेपी दूसरे तरीके से। तो अब नीतीश कुमार चूंकि 2025 में वापस वो चाहते हैं कि हमको सफलता मिले, तो सफलता वो कैसे मिलेगी, इस पे अभी तक वो जो प्लानिंग है उनकी, वो हालांकि नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी प्लानिंग पता नहीं चलती है कब क्या करते हैं, लेकिन एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि नीतीश कुमार घिर गए हैं, वो उनको घेर लिया गया, उनके करीबी हंस को ईडी के छापा मार दिया गया, उसके पहले उसको छापा मार दिया गया। ये सब गप चलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा नीतीश कुमार को कमजोर करने के। लेकिन जो नीतीश कुमार को जानता है उसको पता है कि नीतीश कुमार इन बातों पे आते नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी गहरी लड़ाई लड़ी है। वो नरेंद्र मोदी जी की तरह कोई उनको जो है माथे पर ढो करके लाया नहीं, आरएसएस जैसा कोई संगठन उनके पीछे नहीं था जो उनको ढो करके लाया है माथे पर कि बन जाओ मुख्यमंत्री और बन जाओ प्रधानमंत्री। अपनी लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री बने वो, और आज तक मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो है बीजेपी ने कई बार उनको धोखा दिया, खास करके नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है, और इस बीजेपी के धोखे से वो परेशान हैं। हालांकि आप देखिए उसी के मनाने के क्रम में ही आप समझ लीजिए कि जो सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतारी, बाल कटवा लिया, अब उसको हटा भी दिया गया है अध्यक्ष पद से। क्या किया, क्या शपथ ली थी सम्राट चौधरी ने? सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे तब ये पगड़ी उतरेगी। और सम्राट चौधरी को लाया ही इसलिए गया था, बीजेपी ने लाया था कि ये जो लव कुश कहा जाता है कि लव कुश जो है वो बीजेपी की ताकत है। तो कोयरी और कुर्मी, तो कुर्मी के वोट काटने के लिए लाया गया सम्राट चौधरी को। लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी ने किसी कोयरी को वोट टिकट नहीं दिया। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जिसको नीतीश कुमार भी पसंद करते हैं, उसको हरा दिया गया। और हराने में सम्राट चौधरी की भूमिका ये सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह के पीछे वो खड़े थे जी। तो ये तमाम चीजों से नीतीश कुमार फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, तो ये छाछ को फूंक फूंक करके पी रहे हैं। और जहां मौका मिलेगा इस बार फिर कहीं दाव चलेंगे,
इससे इनकार नहीं कर सकते। एक और बात मैं कहूं कि देखिए, बीजेपी की जो पूरी की पूरी राजनीति है पिछले 10 वर्षों की, वो भयावह राजनीति है। उसको राजनीति नहीं कहते, मैं उसको कहता हूं कि वो आप राजनीति नहीं कर रहे हो, आप पूरे देश के वातावरण को, चाहे राजनीतिक वातावरण हो, सामाजिक वातावरण हो, आर्थिक वातावरण हो, धार्मिक वातावरण हो, सारे वातावरण में आपने प्रदूषण फैला दिया है। और अब बताइए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री आती है बोलने के लिए और आप ये जारी करते हो, पीआईबी जारी कर रहा है और फलाना जारी कर रहा है, वित्त मंत्री बोल रही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है। क्यों मुख्यमंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है? अगर मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है तो वीडियो दिखाइए कि कितनी देर उनको बोलने दिया गया, कब दिखाए। आप उस तरह कीजिए ना, आप बयानबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए अमित शाह आए महाराष्ट्र, क्या बयान दिया कि शरद पवार जो है भ्रष्टाचार के किंग पिन है। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अगर भ्रष्टाचार के किंग पिन थे शरद पवार तो आपने पद्म विभूषण क्यों दिया? नरेंद्र मोदी को गुरु क्यों मान रहे थे? गुरु अगर मान रहे हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे पकाया जाए, नरेंद्र मोदी ने कहा है तो शरद पवार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हालांकि इसका बड़ा भारी रिएक्शन है और महाराष्ट्र में इसका भी नुकसान होगा उनको, बीजेपी को वापस। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत भयावह राजनीति है। ऐसी राजनीति होती नहीं है। पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं देश को और अपनी पार्टी को भी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी की राजनीति और इन सब के बीच नीति आयोग की पहली बैठक इस 17वीं लोकसभा के बाद, और यहाँ से जो तस्वीर दिखाई दे रही है और उस तस्वीर पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और ममता बनर्जी विपक्ष की नेता हैं, विपक्ष की मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दलों में से एक, और उनका नाराज होना चलिए थोड़ी देर के लिए उसको जायज मान भी लें, लेकिन नीतीश बाबू का नहीं आना क्या मायने रखता है, और इससे चर्चा दिन भर हो रही है। सिंपली देखा जाए तो बहुत, जयशंकर जी जरा आपके पास आना चाहता हूं, ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं आए, सीएम डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन यहां मुख्यमंत्री का नहीं आना, यहां थोड़ी सी बात अटकती है। सब चर्चा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जरा समझे आपके जरिए कि आखिर ये बात कहां क्यों अटक रही है, क्यों नीतीश कुमार का आना आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट था, और क्या यहां से सब कुछ ठीक नहीं है जो कहा जा रहा है एनडीए के अंदर, उस पर बल मिलता है? राजीव जी, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में एक अबूझ पहेली है। उनको समझ पाना उनके बहुत करीब रहने वालों को भी दुश्वार लगता है, बहुत मुश्किल लगता है कि वो क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या लेंगे, ये नहीं पता चलता है। देखिए, एक बात तो सच है कि वो बहुत सहज नहीं है। एनडीए में जाने के बाद भी सरकार उनके भरोसे चल रही है, बीजेपी के भरोसे चल रही है, और लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया दोनों ने मिलकर के। हालांकि बीजेपी ने भी खारिज कर दिया था, अपोजिशन ने भी एक तरह से मान लिया था कि अब इसकी अंतिम पारी है, नीतीश कुमार तो खत्म है। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रूव किया, भाजपा के साथ मिल करके भी मेरे ख्याल से भाजपा से ज्यादा ही सीट लाए होंगे शायद, तो इसलिए वो रहा सवाल। लेकिन अब असहज का मतलब यह है कि वो बार बार नीतीश कुमार के राजनीति के एजेंडे में बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, ये उनकी रही है, मांग शुरू से ही रही है। उसके कारण भी हैं, मैं बार बार इस बात को मैं कहता भी हूं कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो सारे माइंस, मिनरल और उद्योग धंधे, कल कारखाने झारखंड में चले गए थे। तो तभी से कहा जा रहा था कि बिहार को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। एक बार तो आरा की सभा में बहुत ही मदारी या मस्खरे अंदाज में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इतना दे दूं, कितना दे दूं, इतना दे रहा हूं, और उसका धेला भर भी उन्होंने दिया नहीं था। इस बार चूंकि बजट में उन्होंने घोषणा कर दी 58-59 हजार करोड़ रुपए बिहार को देने के लिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो सड़कों को बनाने के लिए, पुल को बनाने के लिए, नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाने के लिए, या बोध गया है, इस सब के लिए उन्होंने काफी एक रकम दे दी थी। तो उसको लेकर के तो कायदे से नीतीश कुमार को खुश होना चाहिए था और नीति आयोग की बैठक में आना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो आते तो हो सकता है कि थोड़ा उनको शर्मिंदगी भी होती कि भाई अब तो विशेष आर्थिक पैकेज के नाम पर आए थे, एनडीए में गए थे, वो कहा था कि बिहार का भला होगा जब हम शासन चलेगी, वो सरकार चलेगी, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन उससे बड़ी बात जो है
वो ये है कि झारखंड में वो अलग दम पे अपने दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो कारण भी उन्होंने बताया है कि झारखंड की चुनावी तैयारियों के सिलसिले में वो दिल्ली नीति आयोग की बैठक में नहीं जा सके। अब जैसे मैंने एक बार कभी चर्चा हो रही थी तो बात भी करी थी कि झारखंड में जो बिहार में किसी जमाने में भाजपा के बड़े नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी अभियान चलाने वाले सरजू राय जी, जो झारखंड में भी विधायक और मंत्री भी रहे, और लेकिन पिछली बार उनका झगड़ा बढ़ गया तो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े जमशेदपुर से, और उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था जी। और वो निर्दलीय विधायक हैं। तो नीतीश कुमार की निगाह सरजू राय के जरिए झारखंड में अपना अलग राजनीतिक वर्चस्व बनाने का है, अपनी पहुंच बनाने की है। अब इससे बीजेपी को ज्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि कल तक बीजेपी जो कहती थी कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में अलायंस है और पंजाब में अलग अलग मिलकर लड़ रहे हैं, कम्युनिस्टों के साथ पश्चिम बंगाल में अलायंस है, लेकिन जा करके वो केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब भाजपा क्या जवाब देगी इसका कि भाई बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और झारखंड में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये भी एक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चलता तो अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी बात करते नीतीश कुमार से कि भाई आप भी गठबंधन में एनडीए के अलायंस पार्टनर तो है हैं, चलिए झारखंड में मिलजुल करके लड़ेंगे। लेकिन उन लोगों ने तय कर लिया है कि हम अपनी ताकत में रहें, क्योंकि हमारी शुरू से ही वहां कई बार सरकारें भी रही हैं, तो हम अपने दम पे लड़ेंगे। तो इसलिए नीतीश को थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो ऑफर होना चाहिए था उधर से नहीं हुआ, और नीतीश कुमार को यह बात भी बहुत शिद्दत से कष्ट देती है कि अरुणाचल प्रदेश में उनकी पूरी इकाई को भारतीय जनता पार्टी हजम कर गई थी। उनके जितने विधायक थे सारे विधायकों को तोड़ के अपने पास शामिल करा लिया था। तो इस तरह के कई घाव हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत सहज स्थिति में नहीं है और असहज ही रहते हैं। लेकिन अब राजनीतिक उनके साथ ये है कि भाई उनको चंद्रमा भी चाहिए, सूरज भी चाहिए, लेकिन जो पास में है उसको तो रखना ही चाहिए साथ में। तो इसलिए वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, बड़ी सत्ता मिल जाए तो उसके लिए भी अपना प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए उनका राजनीतिक फैसला कब क्या होगा इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। और रही बात नीति आयोग की, तो देखिए नीति आयोग के नाम में ही गड़बड़ी है। ये तो चूंकि ये सरकार नाम बदलने की सरकार है, हर चीज का नाम बदल देती है, तो इसी हिसाब से इन्होंने योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग कैसे हो सकता है जब उस नीति में अपने आप में संस्थान जुड़ा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जब इंस्टीट्यूशन है तो उसमें अलग से फिर आयोग कहां से आता, कमीशन तो कहीं से है नहीं। लेकिन अब चूंकि आयोग उनको बनाना होगा कि नीति आयोग है, और नीति आयोग अपने मकसद में पूरी तरह से विफल रहा है। आज तक उसकी कोई उपलब्धि है इस बात की समझ में नहीं आती है। ये कैसा नीति आयोग है जो अभी भी इस देश में 80 करोड़ लोग जो हैं 5 किलो अनाज, सरकारी अनाज के लिए मोहताज है। नीति आयोग क्या कर रहा है? अभी तक उसकी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। यही है कि चूंकि अब 5 साल की जो योजनाएं होती थी तो 5 साल में जवाबदेही होनी चाहिए थी। अब ये 2047 तक का लेकर के चल रहे हैं। अब 2047 तक इनसे मत पूछिए कि साहब आपने जो कहा है वो कब पूरा होगा, उसकी क्या ये जवाबदेही क्या है। और तीसरी बात जो है, जैसे बार बार वो कहते हैं कि साहब वो हम 2029 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी हमारी। ये कभी नहीं बताते कि भाई आज हम हालत में पहुंच गए हैं, हमारे नीति आयोग की देन है, हमारा देन है, हमारी सरकार की देन है कि हमारे देश का जो जीडीपी है उससे 1.5 गुना कर्जा हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का लदा हुआ है। ये कभी नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और जिस ढंग से ममता बनर्जी के साथ हुआ है वो बहुत ही अपमानजनक है। भाई आप ये सोचिए कि जब पूरे विपक्ष ने बाइकाट किया था, विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री वहां नहीं गया, तो ऐसे में अगर अकेली मुख्यमंत्री थी तो कायदे से तो ये होता कि भाई सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का समय उनको ही दे दिया जाता, क्योंकि उनका समय तो खत्म हो गया। जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री थे उनके लिए भी तो समय आपने रखा ही होगा ना। तो अगर अकेली आई है तो उनको तो और खुश करके समय देना चाहिए था। लेकिन मुश्किल क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जहां बैठे होते हैं वहां सिर्फ वो एकालाप चाहते हैं कि वही बोले और बाकी लोग सुने, और अगर कोई बोले भी तो तारीफ के पुल गाए। ममता बनर्जी तो ऐसा नहीं कर पा रही होंगी, उन्होंने अपने बंगाल की बातें की होंगी, बंगाल की जो
अनदेखी की जा रही है उसके बारे में बातें की होगी, तो उनका माइक का बटन दबा दिया। लोकसभा में किया, राज्यसभा में किया, नीति आयोग जैसे मंच पे। अब जैसे पीआईबी को इस मामले में नहीं उतरना चाहिए था। पीआईबी ने जो खंडन जारी किया है या स्पष्टीकरण जारी किया है कि साहब उनको निर्धारित समय से ज्यादा समय दिया, तो धनंजय की बात सही है। आप वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए कि ममता जी का भाषण सुना दीजिए कि उन्होंने कितने मिनट में शुरू किया, कितने मिनट में खत्म किया। और बाकी मुख्यमंत्री जो हैं, जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं या एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितना समय लिया या उनको कितना समय दिया गया, ये भी आप दिखा दीजिए। इसमें क्या है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर ममता झूठ बोल रही हैं, उनका झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री इस ढंग की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कहेगी कि साहब हमारे माइक ही बंद कर दिया गया। ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, जो अभी वहां गए थे, सुल्तानपुर गए थे, लौटते समय रामचैत की दुकान पर गए थे, तो वो मतलब लगातार उनकी इमेज इस ढंग की बनती जा रही है कि वो लोकल कनेक्ट, लोगों से कनेक्ट कायम करने का उनका जो तरीका है वो लोगों के मन को भा रहा है और वो रिजल्ट भी दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि अब उन्होंने वहां रामचैत की दुकान पे जूता सिलना या चप्पल सिलना भी सिलकर भी देखा और बाद में कहा कि नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी, समय भी बहुत लगता होगा, इसके लिए मशीन होनी चाहिए। तो इन्होंने मशीन भी मंगवा कर भिजवा दिया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जैसे जैसे लोगों के बीच में, चाहे हरियाणा के किसानों में धान रोपनी हो रही है उसमें पहुंच गए, या ऐसे और तमाम समाज के विभिन्न वर्गों में उनके बीच में जाकर के उनके साथ जुड़ना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी खुशी में भी शामिल होना, ये राहुल गांधी का एक तरह का ऐसा इमेज बन रही है जो लोगों के बीच भरोसा देती है, आश्वासन देती है कि यह आदमी हमारे लिए कुछ कर सकता है, यह आदमी हमारे लिए कुछ सोच रहा है, ये कर सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जाहिर सी बात है कि मोदी जी और उनकी सरकार में बौखलाहट, बेचैनी का तो है ही है, भाव रहेगा ही है और बढ़ते ही जा रहा है वो लगातार। और संसद में भी जिस ढंग से आक्रामक अभी विपक्ष है, चाहे बजट के ऊपर जो जितने अच्छे अच्छे भाषण हुए हैं, ये सब चीजें मतलब स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक उम्मीद जगाती हैं, भरोसा दिलाती हैं। जी राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की बात हो या नीतीश कुमार की बात हो, और नीतीश और ममता आज सुर्खियों में छाए हुए हैं और नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऊहापोह की स्थिति बताई जा रही है, नीतीश बाबू करें क्या और ना करें क्या। यहाँ पर ऐसी स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न होती है? नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में ना आना, इसके क्या मायने हैं? आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास, यहीं से शुरुआत आपके जरिए समझना चाहता हूँ। नीतीश कुमार का नहीं आना, नहीं आते हैं, नहीं आए, लेकिन क्या इसका कोई राजनीतिक मायने इसके निकाले जा सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है जी, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मुझे इसका कोई राजनीतिक मायना नजर नहीं आता राजीव जी, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बहुत हाशिए पर चले गए हैं और उनके हाथों में सूत्र अब बचे नहीं है बिहार में। इसलिए मैं उनके आने नहीं आने को इस बात से नहीं जोड़ता कि वो कोई विपक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि विपक्ष में अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो अगर आ भी जाए तो कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्ष की लड़ाई अब अलग किस्म से हो गई है और विपक्ष को मतलब बिहार की लड़ाई के लिए नीतीश कुमार के साथ लड़ने की अब जरूरत नहीं बची है। सारे के सारे मतलब नीतीश कुमार की जरूरत किस लिए पड़ना चाहिए, थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे भी कि अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होंगे अगर मिड टर्म पोल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की जरूरत बिहार के विधानसभा चुनाव में है। तो क्या बिहार के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने वाले हैं, अगले साल के अंत में, उसमें कांग्रेस को, लेफ्ट पार्टीज को, राष्ट्रीय जनता दल को, मतलब जो पिछला महागठबंधन था, उसमें क्या नीतीश कुमार की जरूरत है क्या, और क्या नीतीश कुमार को लाकर फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है क्या? ये मतलब मुझे तो इसमें कोई मतलब
2029 तक क्या स्थिति बनती है या मध्यावधि चुनाव होते हैं तब क्या बनता है। तो मैं नीतीश कुमार के आने नहीं आने को उनकी व्यक्तिगत परेशानियां, नाराजगी या जेडीयू की इंटरनल क्राइसिस के साथ देख सकता हूं, या बीजेपी के साथ बिहार में जो उनकी रिलेशनशिप है उसके साथ देख सकता हूं। स्पेशल पैकेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 59,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए हैं, कोई कम राशि नहीं है, और 15,000 करोड़ दिए हैं आंध्र को। कुल मिलाकर ये 2 राज्यों को पैसा मिला है, और पूरा हल्ला ही ये मच रहा है कि इन लोगों को पैसा दिया गया है। मतलब आंध्र से 4 गुना ज्यादा नीतीश कुमार को मिला है। आप देख रहे हैं कि जो मिला है उसको लेकर किस तरह से सारे के सारे राज्य केंद्र पर सवार हैं। अब ऐसी स्थिति में बिहार को कोई स्पेशल पैकेज देके नीतीश कुमार को मदद करके केंद्र सरकार अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती है। महाराष्ट्र जहां चुनाव हैं इस साल, उसको कुछ नहीं दिया गया। झारखंड को कुछ नहीं दिया गया। हरियाणा को जहां चुनाव है, जहां बहुत इस समय संकट है, वहां कुछ नहीं दिया गया। तो ये जो लॉजिक है कि स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया इसलिए नाराज हो गए, नीतीश कुमार की नाराजगी और प्रसन्नता का अब राजनीति में कोई महत्व नहीं रहा है। खासकर इंडिया अलायंस में कोई उसकी उपयोगिता नहीं रही। दूसरा मुद्दा आपने उठाया ममता बनर्जी का, वो नाराज होके गई। ममता बनर्जी क्यों गई? मतलब सवाल तो ये उठता है कि उनको जाने की जरूरत क्या थी, वो क्या दिखाने गई वहां। इंडिया अलायंस के लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलजुल कर लड़ाई लड़ रहे हैं, और कल तक ये चर्चा थी कि झारखंड या पंजाब, दिल्ली, कुछ राज्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी ने नहीं किया, सारे के सारे लोगों ने बहिष्कार किया। और ये ममता बनर्जी पहुंच गई कलकत्ता से आके। वो पहले भी जब विपक्ष बहिष्कार करता था तो वो प्रधानमंत्री जी की बैठकों में पहुंच जाती थी। आप विपक्ष के साथ, आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस में भी हैं और आप इंडिया अलायंस को लतिया भी रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा, अगला जो चुनाव आएगा विधानसभा का, वो भी अकेले लड़ेंगे। उसमें कोई कांग्रेस के साथ वो समझौता नहीं करेंगे सीटों का। तो हमको ये लड़ाई ममता बनर्जी की भाजपा के साथ है, और वो एक जो लड़ाई है जॉइंट, जिसमें संसद में लड़ी जा रही है कि बहिष्कार करना हो तो, वॉकआउट करना हो तो, राष्ट्रपति के यहाँ जाना हो तो, बजट पर अटैक करना हो तो, उसमें आप पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के लोग विपक्ष के साथ हैं। तो इसलिए एक चीज ये भी देखें कि क्या चार्ज है, नीतीश कुमार का क्या आरोप है, या केसी त्यागी ने क्या पब्लिकली आरोप लगाया था कि इंडिया अलायंस के लोगों ने तो नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनने दिया। वो इसलिए गए बीजेपी में या बीजेपी के साथ। इंडिया अलायंस का बोले वो तो आर्किटेक्ट थे। ये केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट तो वो है नीतीश कुमार, तो उनको नहीं, आपने संयोजक के काबिल भी नहीं समझा। तो नीतीश कुमार का कोई विपक्ष की
विपक्ष के लिए कोई रोल है या भूमिका है या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये अब कोई इम्पोर्टेंट मैटर रहा नहीं है। और वैसे ही और झारखंड का एक मुद्दा बताया, किसी ने कहा कि वो झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी का गेम प्लान है कि कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में नुकसान पहुंचाना, वोटों का डिवीजन करना, वहां पर जो हेमंत सोरेन को मिल सकते हैं वोट या जो कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं, उसमें नीतीश कुमार का जो प्रभाव है, काफी प्रभाव, इसमें कोई शक नहीं। एक जाति वर्ग में या पिछड़े वर्गों में और जाति जनगणना के कारण उनका जो क्लाउड बना है वो है, काफी है। तो उनको ये डर लगता है कि आने वाले दिनों में, उनको क्या लगता है, बीजेपी को लगता है कि आने वाले दिनों में ये पूरी की पूरी राजनीति जो है बिहार की और झारखंड की बदल जाएगी अगर अभी से नियंत्रित नहीं किया गया, तेजस्वी यादव को नहीं किया गया और हेमंत सोरेन को नहीं किया गया। तो ये हम जो मान रहे हैं कि बीजेपी नाराज है नीतीश कुमार के झारखंड में जाने से, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब मेरी समझ छोटी भी हो सकती है, पर मैं जो चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ नेशनल पर्सपेक्टिव में, उसमें इंडिया अलायंस के लोगों ने, मैं एक चीज जो पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के घटक दलों ने क्या कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है क्या नीतीश कुमार के नहीं आने पर और ममता बनर्जी के साथ इस तरह के व्यवहार पर? कोई भी नहीं किया। क्या किया? अधीर रंजन जी ने तो कहा है झूठ बोल रही है ये ममता बनर्जी। अधीर रंजन कांग्रेस के बड़े नेता बंगाल के, और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, वो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, पिछली लोकसभा। तो थोड़ा सा एक आप ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को अगर देखें तो बहुत सारी इसमें परतें हैं चीजों को लेकर जो नजर आएंगी कि ये व्हील्स विद इन व्हील्स वाला पूरा मामला है। और ये जो लड़ाई है राहुल गांधी के लिए, वो सभी लोग मुश्किल कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी भी मुश्किल कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी अधीर रंजन चौधरी ने क्या बयान दिया था लोकसभा के समय कि बीजेपी को वोट देना ठीक है बजाय तृणमूल कांग्रेस को देने के। और हुआ क्या? कांग्रेस साफ हो गई वहां बंगाल से जी। वो खुद भी हार गए अधीर रंजन। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, बेलगाम पॉलिटिक्स जो है कि अधीर रंजन कुछ भी बोल दें, कोई नियंत्रण नहीं है उनके मुंह पर। तो मैं थोड़ा सा अभी वॉच करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं जी। ये जो नीतीश कुमार वाला किस्सा है उसको भी वॉच करना चाहता हूं मैं। झारखंड को भी थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि वहाँ क्या स्थिति है, मतलब झारखंड में क्या स्थिति है, किस तरह से वहाँ चीज़ें शेप ले सकती हैं झारखंड में। और 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ झारखंड में, सिर्फ 3 सीटों का झारखंड में, और गेन कांग्रेस को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई बहुत ज़्यादा वहाँ गेन नहीं हुआ। झारखंड में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए, अब उसमें कांग्रेस को 1 सीट ज़्यादा बढ़ गई और ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 1 सीट मिल गई।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट मिली, मतलब 2 सीटें ज्यादा मिल गई। वहां कोई इनके हेमंत सोरेन के जेल में जाने से कोई बहुत सिंपैथी वेव वहां झारखंड में चली हो, बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ हो हरियाणा की तरह या उत्तर प्रदेश की तरह या महाराष्ट्र की तरह, वैसा नहीं हुआ। और अब हेमंत सोरेन आ गए बाहर तो देखना होगा। और वैसे ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू को दोनों को बराबर बराबर सीटें मिली हैं, 12-12 सीटें मिली हैं जी। ये है राजीव जी मेरा एनालिसिस। अब वो थोड़ा सा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हर तरह और हर विचार यहाँ आना ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है। इसलिए आप लोगों की बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं गर साहब, ये समझना कि आखिर समझें राजनीति के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? राजीव जी देखिए, पूरा घटनाक्रम जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उठापटक तो चल रही है और चीजें इतनी सामान्य नहीं है। मुझको लगता है ममता बनर्जी का बैठक से बाहर आना, पहले पूरे इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों का इसको तय करना कि कोई नहीं जाएगा, फिर ममता बनर्जी का कहना कि हम जाएंगे, और जाएंगे तो साथ में अपनी मांग क्या लेकर के जाएंगे कि योजना आयोग को बहाल कीजिए और नीति आयोग को भंग कीजिए, ये मांग लेकर के जाएंगे। तो ये इसका मतलब राजीव जी पहले से इंडिया गठबंधन की कोई प्लानिंग का हिस्सा था कि बहिष्कार भी होगा और इस तरीके से अपनी बात भी रखी जाएगी। यानी वॉक ओवर जो वो किसी हाल में मोदी जी को नहीं दिया जाएगा और नीति आयोग की बैठक का भी ये बताने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि किस तरीके से मोदी सरकार और मोदी जी की संस्थाएं विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही हैं, इसका एक संदेश दिया गया। आज पूरे दिन जो है वो तमिलनाडु में नीति आयोग के बैठक के खिलाफ प्रदर्शन हुए राजीव जी, पूरे जिलों में सब जगह, और दयानिधि मारन से लेकर के कई बड़े नेता जो हैं वो उसमें शामिल हुए उन प्रदर्शनों में। इसी तरीके से संजय राउत का सुबह बयान था कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने तय किया है कि बैठक में कोई नहीं जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन जाएंगे, फिर हेमंत सोरेन भी नहीं गए। ममता बनर्जी गई, उसके बाद आ गई बाहर निकल करके, और ममता बनर्जी ने जो कहा वो साफ साफ ये कहा कि ये पूरे विपक्ष का अपमान है और ये राज्य क्षेत्रीय दलों का अपमान है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस मसले पर भी घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। तो अपनी रणनीति में इधर एक तरफ से इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे राजीव जी, अब उनकी अपनी क्या मजबूरियां रही होंगी। हालांकि केसी त्यागी जो हैं उनके दिल्ली में प्रवक्ता हैं एक तरीके से और बड़े नेता भी हैं, और बताया जाता है कि दिल्ली का सब कुछ काम धाम वही संभालते हैं और पुल का काम भारतीय जनता पार्टी के बीच में संजय झा के साथ साथ केसी त्यागी भी करते हैं। तो केसी त्यागी का कहना यह है कि कोई निजी कारण से वो उसकी वजह से नहीं आए, लेकिन वो निजी कारण क्या थे? आपके दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में जा रहे हैं और आप उसमें नहीं आ रहे हैं, निजी कारण आपके कौन से, ये अभी तक समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार के निजी कारण कौन से थे। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके निजी कारण भी राजनीतिक कारण ही होते हैं राजीव जी। और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि नीतीश कुमार जब जब नहीं गए हैं नीति आयोग की बैठकों में, उसके बाद उन्होंने पलटी मारी है। तो अब पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे तो नीतीश कुमार जाने राजीव जी, लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने एक संकेत दे दिया है कि वो मोदी जी के इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पकौड़ा जलेबी जो 2 राज्यों को दे दिया गया और नीतीश कुमार के हाथ में 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ की राहत के नाम पे है, उसके अलावा हाथ में कुछ आया नहीं। तो पुल कैसे बनेंगे? जब पुल बनेंगे ही नहीं तो गिरेंगे कैसे? तो संकट तो नीतीश कुमार के सामने है ना कि पुल गिरने हैं तो उसके लिए पुल बनने भी चाहिए, पैसा आना चाहिए उसके लिए। जो पैसा नहीं आएगा, पुल बनेंगे नहीं, पुल बनेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे? तो ये संकट नीतीश कुमार का है राजीव जी। तो ये संकट है उनका। अब ये आगे जाकर के एनडीए में फूट पड़ती है कि नहीं पड़ती है या फूट पड़ गई है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी की भी कुर्सी चली गई राजीव जी, नया उनके जगह आ गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वहां बिहार में, तो अब नीतीश कुमार यहाँ थे मौजूद। तो ये राजीव जी जिस तरीके से है, अब नीतीश कुमार विपक्ष के साथ आए हैं नहीं आए हैं या किसी मुद्दे पर साथ में आए हैं, ये देखा जाएगा। हालांकि जब मोदी चुने जा रहे थे एनडीए के संयोजक, उसके संसदीय दल के नेता, तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप तो हैं ही और बिहार के तो सारे काम हुए जाएंगे। तो बिहार के जब सारे काम हुए जाएंगे यानी विशेष राज्य का दर्जा, आर्थिक पैकेज, वो सारी चीजें हो ही जाएंगी, और वो सब कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये देखेंगे कि फायदा उनका किस तरफ है।
जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष के साथ भी अगर आते हैं या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते भी तो इसको भलमन चाहत में नहीं छोड़ेंगे कि इससे विपक्ष का फायदा हो जाएगा या मोदी जी का नुकसान हो जाएगा। उनका अगर अपना कुछ फायदा होगा तो उसको लेकर के वो करेंगे। इसके बीच राजीव जी, आपकी अनुमति से एक सूचना हम देंगे अपने दर्शकों को कि जून के महीने में डीवी लाइव 37 करोड़ दर्शकों के साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की श्रेणी में फिर से नंबर 1 रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और जानकारी ये मेरे पास नहीं थी, आपने जानकारी दे दी, इसके लिए भी शुक्रिया और बधाई डीवी लाइव टीम को और आप तमाम साथियों को भी। और ये जून का महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना था और ये जानकारी आप लोगों को दूं कि 4 जून को जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अकेले एक दिन में 10.5 करोड़ लोगों ने डीवी लाइव को देखा था। उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, तो ये एक भरोसा, और देश के बहुत बड़े बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं उनके भी इतने व्यूज़ नहीं थे जितने उस दिन डीवी लाइव के थे। तो एक भरोसा बनाए रखिए। हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, देखते हैं, नंबर 1 बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, और बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर रविकांत जी कि हम, और जिधर गर्ग साहब इशारा कर भी रहे थे, ठीक है, ये बहुत सही है कि आखिर आज की तारीख में नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन को ज़रूरत क्या है, आखिर नीतीश बाबू रहें ना रहें, ये एक विचारणीय सवाल है। हैं तब भी, नहीं है तब भी, क्या फ़र्क पड़ता है इंडिया गठबंधन को? और ऐसे में क्या ये चर्चा यहाँ जायज़ है कि वो नहीं आए? लेकिन यहाँ से एक दूसरी चर्चा ज़रूर होती है कि अगर बीजेपी के कुछ सांसद आने वाले समय में टूट जाते हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, अंदर खाने है ऐसी चर्चा कि कुछ सांसद अगर टूट जाते, छिटक जाते, 240 हैं, वो उसकी संख्या कम हो जाती है, और ऐसे लोग अगर बाहर हो जाते हैं तब क्या होगा? मध्यावधि चुनाव की स्थिति हो सकती है, उत्पन्न हो जाए या कुछ और हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि सियासत एक अलग मोड़ पर खड़ी तो जरूर है, और जिसमें राहुल गांधी का तड़का हम लोग रोज देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ज़रा आपसे थोड़ा सा और उस विश्लेषण को आगे बढ़ाने की गुजारिश करूंगा जिस पर रोके थे गर्ग साहब, और उसमें ये कि नीतीश बाबू हों और बिहार हो, बिहार की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इन दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तब भी केंद्र में क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है? राहुल गांधी का रोल यहाँ क्या कुछ दिखाई देता है आपको? संसद का सत्र चल रहा है और इस सत्र के बीच आज एक जगह भाषण देते हुए, लोगों को से बात करते हुए धनखड़ साहब कह रहे हैं, एक ट्वीट भी करते हैं, ज़रा वो भी आप लोगों के बीच रख देता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अमलेंदु जी आपके पास हो तो ज़रा प्लीज़ आप उस ट्वीट को, धनखड़ साहब के ट्वीट को, जो मुझे खोजना पड़ेगा, ज़रूर वो कीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं धनखड़ साहब कि एक सदस्य को सस्पेंड किया गया, उन्होंने न्यायपालिका का द्वार खटखटा दिया। संसद के अंदर जो कुछ भी होता है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता सिवाय चेयर के, यानी धनखड़ साहब आज हैं तो धनखड़ साहब के, ना कार्यपालिका का हो सकता है, ना किसी और संस्था का हो सकता है। ये बयान उस समय आया है जगदीप धनखड़ साहब का जिस समय ये बात, कल ही 2-3 दिन पहले से ये खबर चल रही है कि अब सस्पेंड अगर करेंगे तो बहुत पहले से जो सांसद हैं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्हें अगर ज़रूरत पड़ी न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तो वो खटखटाएंगे। हालांकि इससे पहले इन्होंने एक सदस्य ने, जो कह रहे हैं एक सदस्य, वो उसने, आम आदमी पार्टी के चड्डा ने वो किया था, दरवाज़ा खटखटाया था। हालांकि याचिका वापस ले ली गई, याचिका ही निरस्त कर दी गई क्योंकि उनका सस्पेंशन निरस्त हो गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, इसलिए टिटबिट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो रख रहा हूं, और इसकी चिंता हो रही है धनखड़ साहब को। धनखड़ साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो ये एक चिंता ये हो रही है कि चेयर है और चेयर के खिलाफ अगर सदस्य न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने लगे, कल को जैसा हुआ वैसा करने लगे तो आगे क्या होगा? क्योंकि अभी तक यही करते आए, जो मैं पहले शुरुआत में कह रहा था कि एक अलग मोड़ पर खड़ी है देश की सियासत, और वैसे में अभी चूंकि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर बहुत कुछ अलग अलग खाने में दिखाई दे रहा है जिसमें नीति आयोग भी है। प्रोफेसर रविकांत जी, देखिए राजीव जी, पिछले 10 साल में
इस देश के लोगों ने डरना सीखा है। चाहे मीडिया में लोग हों, लेखक हों, संपादक हों, जो भी बुद्धिजीवी तबका और उसमें भी सामान्य लोग भी, इस देश में लोगों ने डरना सीखा। और ये जो पूरी सत्ता है उसके सिस्टम में डराना है। वो चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे वो स्पीकर ओम बिरला हो, कि आप 2019 के पहले का नहीं बोलेंगे। मोदी जी चाहे नेहरू जी पर बोले या मुगलों पर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको डराना है, धमकाना है। पूरे देश में ये चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब वो डरो मत का नारा लेकर के और उस पूरे यात्रा में चलते हैं, तो एक जो पूरा साइकोलॉजिकल माहौल बनाया था, वो माहौल दरकने लगा। और आज ये आलम है कि तमाम बुलडोजर चलने के बावजूद लोगों में अब उस तरह का भय नहीं, लेकिन कोशिश बराबर हो रही है। अब आप सोचिए कि जिस देश में सांसदों को डराने की कोशिश हो रही हो, तो आम आदमी क्या करेगा, एक नागरिक क्या करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो डर अब उस तरह से नहीं रहा है, हालांकि कोशिश हो रही है। एक और जो आपका सवाल था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है और नीतीश कुमार आते हैं नहीं आते, तो डेफिनेटली जो गर्ग साहब ने कहा वो बातें अपनी जगह एकदम दुरुस्त हैं। लेकिन बिहार में नीतीश और बीजेपी एक दूसरे के लिए मददगार है। ना नीतीश बाबू बीजेपी के बिना चल पा रहे हैं, ना बीजेपी बिना उनके चल पा रहे। तो उनको तो अभी वहीं भिड़ना है। और चंद्रबाबू नायडू भी अगर पलटी मार जाए तो भी कुछ खास नहीं होने जा रहा फिलहाल। लेकिन सबसे गौर करने वाली चीज है राजीव जी, वो है संघ का दो फाड़ होना। इस समय आरएसएस दो धड़ों में बटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को पीछे से जो नियंत्रित करने वाली पावर है, जो संचालित करने वाली पावर है, वो आरएसएस के पास है। मोहन भागवत को आपने 5 साल पहले कभी नहीं सुना होगा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से भी कभी मोदी पर कमेंट करते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बात को जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत ने कटाक्ष किया, वो अपने आप में संकेत है कि सब कुछ चंगासी नहीं है। मोदी जी तो पूरे देश में ही बताते हैं, आजकल पार्टी में भी नहीं। एक धड़ा जो आरएसएस के मोहन भागवत के साथ है, वो कसमसा रहा है। और आपने जो कहा ना कि बीजेपी के भीतर ये है बेचैनी, और अब मोदी जी उस तरह के भारी भरकम नहीं रह गए। जब समय खराब आता है राजीव जी, तो राह चलते कुत्ता भी काट लेता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 8-10 नहीं बल्कि 40-50 विधायक बगावत करने के मूड में। वसुंधरा राजे भी स्कूटर पर निकल पड़ी हैं। कई जगह से आपको ये खबरें मिल रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी अगर दिन को रात कहेंगे तो वो रात नहीं कहने वाले। उनके भीतर से आलोचना निकल गई। और ये चीज बताती है कि मोदी के लिए ये 5 साल आसान नहीं जी। वो नीतीश बाबू रहे या न रहे, सच्चाई ये है कि गुजरात लॉबी के अगेंस्ट में बीजेपी के भीतर एक मजबूत धड़ा तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर मोहन भागवत का हाथ है। इसलिए भी, और मोदी जी ने एक बड़ा इधर काम किया, उत्तर प्रदेश को लेकर के ही मैं थोड़ी सी बात और कर लूं। मोदी जी आपदा में अवसर हमेशा तलाशते हैं। इस चुनाव में खास करके उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमटने की वजह से मोदी जी को यह मौका मिल गया
कि उन्होंने बता दिया आरएसएस को कि साहब अब हिंदुत्व नहीं चल रहा है, और जो 240 लेके आए वो ब्रांड मोदी की वजह से लेकर के आए। कर्नाटक चुनाव के बाद जो कह दिया था, ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि ब्रांड मोदी और हिंदुत्व दोनों ही नहीं चल रहे, लेकिन मोदी ने यह बता दिया कि हिंदुत्व नहीं चल रहा क्योंकि अयोध्या भी हार गए। ये आरोप विपक्ष भी लगा रहा, मोदी के फायदे के लिए हो गया जी। तो अब योगी को जब चाहे तब आराम से आउट कर सकते हैं, ये भी खेल चल रहा है। और अगर मोदी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व तो नहीं चल रहा है, तो आरएसएस बिना हिंदुत्व के चल नहीं सकती। आरएसएस को अपने वर्तमान और अतीत को सब कुछ तहस नहस करके भविष्य को खत्म थोड़ी ना करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उसके भीतर है, उस पार्टी के भीतर, पितृ संगठन के भीतर। और ये चुनौती ये कहती है कि मोदी 5 साल तक तो नहीं चल रहे, और जिस तरह से शासन चलाते रहे वो तो कतई नहीं होने वाला है। ये परिस्थितियां हैं आज राजीव जी। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी और देश की राजनीति और उसमें जो घटनाक्रम है, आज बैठक थी नीति आयोग की, और उस बैठक के में 2 बातें वहां से निकल के आई। एक, ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि 5 मिनट बोली और रोक दिया गया, माइक ऑफ। हालांकि नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय दिया गया। ये खबर भी उनकी तरफ से आई है और पीआईबी ने फैक्ट चेक करके भी बताया है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी का ये बयान क्यों मायने रखता है कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नहीं आने पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में एनडीए के वो साथी हैं, सहयोगी हैं, और वो अगर नहीं आए, उनके डिप्टी आए, तो उसके क्या मायने हैं। इन सब के साथ साथ नरेंद्र मोदी की राजनीति, संसद में जो बजट सत्र चल रहा है उस पर चर्चा, ये सब कर रहे हैं। और साथ साथ धनंजय जी, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में आपसे एक जानकारी जरूर चाहूंगा कि जो बातें कही गई हैं शरद पवार को लेकर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है और धीरे धीरे अब महाराष्ट्र और भी सुर्खियों में आएगा, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि, और सबसे बड़ा अगर कहें 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य है, 288 सीटें हैं, उस लिहाज से भी जो शरद पवार के ऊपर बयान है अमित शाह का, उनको सरगना कहना, किंगपिन कहना, ये इसका कितना असर, अभी आप थोड़ी सी चर्चा उसकी छेड़ी थी आपने, इसका कितना असर पड़ता हुआ आज की तारीख में और आने वाले चुनाव पर दिखाई देता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जो असर दिखा वो बता रहा है कि सबसे ज्यादा सफलता उनको मिली, और जबकि जो शरद पवार है उनकी पार्टी को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। 38 से करीब विधायक उनके छीन लिए गए, भतीजा उनका जो अजित पवार है वो चले गए, छगन भुजबल चले गए, तमाम काफी बड़े नेता चले गए। लेकिन उसका परिणाम क्या आया? परिणाम यह आया कि 80% सफलता दर जो है शरद पवार की रही। सबसे ज्यादा सफल शरद पवार रहे, 10 सीट पर चुनाव लड़े और 8 सीटों पर जीत गए। बीजेपी 23 सीटों पर 2019 में 23 सांसद उसके पास थे, 9 सांसद आ गए बचे उनके पास, इतना सिमट गई बीजेपी। ये बता रहा है कि बुरी स्थिति में रही बीजेपी, और नरेंद्र मोदी के बाद भी, नरेंद्र मोदी के नाम के बाद भी बीजेपी बुरी तरह हार गई। अब समझिए कि अब महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, और जो आरएसएस का ही अपना सर्वे है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो विवेक मैगजीन में भी कहा जाता है कि उन्होंने छापा कि अजित पवार को साथ लेने की वजह से भ्रष्टाचार पर जो स्टैंड था बीजेपी का वो कमजोर पड़ा, और आम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो गया। उसके बाद शरद पवार पे जो हमला हुआ था उस वक्त चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जिस तरह से सरकार गिराई गई उद्धव ठाकरे की, उन दोनों का परिणाम लोकसभा में तो देख लिया आपने। अभी जो बड़ा इशू चल रहा है कि जो अनिल देशमुख हैं, अनिल देशमुख जो उद्धव ठाकरे के समय में गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि हमें 4 हलफनामे दिए गए थे, और अनिल परब हैं, अजित पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, कि इन लोगों ने पैसे कलेक्ट करने के लिए मुझे बोला था ये दो, तो आप जेल जाने से बच जाओगे, नहीं तो आप जेल जाओगे। और अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने जेल जाना कबूल किया। ये विवाद चल रहा है, इससे भी बड़ा नुकसान होना है बीजेपी को। प्लस जो हिंदुत्व का जिस तरह से एजेंडा समझिए उत्तर प्रदेश में चल रहा, हालांकि मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी फ्लॉप हो गया
पूरा का पूरा जो अयोध्या वाला पट्टी है पूरा गायब हो गई बीजेपी। तो महाराष्ट्र में एक तो हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाना चाह रहे थे और जो इन्होंने सोचा था कि आप जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुई, लेकिन आप उनकी इसकी विडंबना देखिए कि अपने दम पर आज भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है, और जो सरकार बनी उसमें शिवसेना का साथ रहा। शिवसेना के साथ के बिना उनकी सरकार बनी नहीं। आज भी जो सरकार है शिवसेना का टुकड़ा उसमें है और मुख्यमंत्री नहीं है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। और एक और सर्वे आया है एक अखबार का, उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में इस बार 121 सीटें से ज्यादा नहीं मिलने वाली है महायुति को। अजित पवार को तो ऐसे भी ये लोग झटकना चाह रहे हैं, लेकिन गांव में जो माहौल है शरद पवार को लेकर के, देखिए शरद पवार कद्दावर नेता रहे महाराष्ट्र के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और आज भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है खासकर किसानों के बीच में। मनोज जरांगे पाटिल जो आरक्षण का आंदोलन चला रहे हैं लंबे समय से, मराठा आंदोलन का, उन्होंने कहा है कि हम सारे 288 सीटों पर लड़ेंगे। तो उसका नुकसान किसको होगा? कुनवी समाज जो नाराज है कि बीजेपी कोशिश कर रही है मराठा समाज को कुनवे में शामिल करने से, उससे नुकसान किसको होगा? तो बीजेपी को होगा। तो बीजेपी बहुत ही गलत रास्ते पे फंस गई है। और अभी जो अमित शाह ने जो बयान दिया है और उसके बाद बावनकुले जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलना जो है वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो शरद पवार ने उस पर जो जवाब दिया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महाराष्ट्र में जो है देश ने देखा है कि वो जो सूरज है, वो जो दिया है, वो जेल में बंद था। तो ये जो लड़ाई चल रही है उसमें आम आदमी बीजेपी के साथ खड़ा नहीं है। उनके अपने वोटर हैं जो वोटर हैं, उनके कोर वोटर जिनको कहते हैं, या जो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलते हैं वो। एक और लाइन में बिहार पे आपको वापस बोलना चाहता हूँ, 2 लाइन की मुझे इजाजत दीजिए। गर्ग साहब ने बढ़िया बोला, लेकिन दिल्ली से या और दूसरी जगहों से जो बिहार दिखता है, बिहार जमीन पे वैसा नहीं। और नीतीश कुमार, आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को क्या कहा गया था? खत्म हो गए, सबने मान लिया था खत्म। लेकिन बीजेपी को पता था कि नीतीश कुमार खत्म नहीं हुए हैं, उनकी जरूरत है। और बीजेपी की जो 12 सीटें आई हैं उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा, और इसीलिए वो पैकेज भी दिया। इसीलिए मैंने जो पहले जिक्र किया कि अपने अध्यक्ष को हटाया, अपने अध्यक्ष का मान तोड़ दिया, एक तरह से कहिए सम्राट चौधरी का। और अभी जो प्रशांत किशोर का गेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है। और अभी भी महिलाओं में नीतीश कुमार बेहद लोकप्रिय है। लवकुश में उनके बराबरी का अभी भी कोई नेता नहीं है। और नीतीश कुमार की लोकप्रियता तमाम चीजों के बावजूद उस तरह से नहीं घटी। और मैं एक और बात कहूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को बदनाम किया गया, मैं बोलूंगा पूरे देश में बदनाम किया गया। राजनीति में पाला बदलना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन वो जो पाला 2014 तक अगर आप देख लीजिए, 2005 से 2014 तक 9 साल का जो शासनकाल है, नीतीश कुमार ने तो कभी किसी इधर से उधर नहीं किया। ये कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी का आगमन होता है। और नरेंद्र मोदी जी, चूंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो धर्मनिरपेक्ष वोट बैंक है, इसलिए आप गौर कीजिए कि बिहार में हमेशा जब भी बीजेपी ने कोशिश की अपने दम पर खड़े होने की और वो हिंदू का एजेंडा लागू करना चाहा, नीतीश कुमार ने लागू नहीं होने दिया। तमाम इसके लिए झगड़े हुए। तो नीतीश कुमार बिहार की अभी भी जरूरत बने हुए हैं। हम पत्रकार माने ना माने, लेकिन बिहार की जनता मान रही है। इसलिए बीजेपी बार बार उनके सामने झुकती है। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में क्यों कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ये बीजेपी ने क्यों कहा? बीजेपी तो अपने दम पर वहां मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, आज से नहीं, लंबे समय से। इसके पीछे क्या राजनीति? जी, नीतीश कुमार की बात आप कर रहे थे, और इधर उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र की बात, उत्तर प्रदेश की बात प्रोफेसर रविकांत जी कर रहे थे। महाराष्ट्र की बात थोड़ा सा गर्ग साहब एक बार फिर से आना चाहता हूं आपके पास। क्या अभी यहां से अगर देखा जाए, क्योंकि चूंकि 4 नहीं तो 3 राज्यों के चुनाव तो हैं ही, जिसमें झारखंड, और झारखंड का बहुत सही आपने वो जो बताया, थोड़ा जातीय समीकरण को भी देखा जाए तो कुर्मी जो वोटर्स हैं आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ दिखाई देते हैं, शायद उसमें भेद लगाने के लिए, और जो आपका इशारा है वो उधर उसको मजबूत करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 3 राज्यों के जो चुनाव हैं जो दिसंबर तक होने हैं, उसका प्रभाव केंद्र पर
हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि बजट सामने है तब इसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? नीति आयोग की बैठक हो गई तब क्या परिवर्तन दिखाई देता है? मुख्यमंत्री परिषद की बैठक अभी हो रही है बीजेपी के, तब क्या परिवर्तन दिखाई देता है? अब सियासत में कहाँ कुछ दिखाई देता है, क्या कुछ? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैंने कहा बिहार को लेकर जितने बड़े विद्वान धनंजय कुमार हैं, मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझ में अकल नहीं है। बिहार को लेकर जितनी उनके पास अकल है, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब मैं बिहार में काम करता था 50 साल पहले। तो वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि दिल्ली में बैठकर और बाहर बैठकर नजर जो आता है वो ठीक नहीं है। वो पिछली बार भी उन्होंने ज्ञान दिया था मुझे। तो ये अच्छी आदत नहीं है उनकी, जो इस तरह से पब्लिकली वो अपना ज्ञान बघारते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप अपनी बात कहिए, आपको जो कहना है, में क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो राजीव जी, मोदी जी को अब कोई चिंता नहीं है। एक अपन दूसरे तरीके से चलें चीजों को। मोदी जी ने जितना जो कर सकते थे, जिस तरह से चुनाव जीत सकते थे, जो रविकांत जी ने कहा और जो पहले डिबेट्स में चल रहा है कि 4-5 करोड़ वोट्स का जो हेरा फेरी हुई, 79 सीट्स बीजेपी को नहीं मिलती अगर वो हेरा फेरी नहीं होती। मोदी जी की चिंता अब पद नहीं है, उनकी चिंता केवल पद पे बने रहने की है। और उनके फ्रेमवर्क में अब कोई भी नहीं है, न नीतीश कुमार हैं, न ममता है, न कोई है। उनके फ्रेमवर्क में केवल ये है कि वो खुद बने रहें। शपथ लेते ही वो इटली चले गए, इटली से ऑस्ट्रिया चले गए, उसके बाद आए और रूस चले गए। और रूस को लेकर भयानक संघर्ष चल रहा है कि अमेरिका नाराज है। मतलब अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हम थोड़ा सा देखें तो अमेरिका इस समय प्रधानमंत्री के रूस जाने को लेकर नाराज है। प्रधानमंत्री ने रूस में जो किया उसको लेकर यूक्रेन नाराज हो गया, और प्रधानमंत्री अब यूक्रेन जा रहे हैं अगले महीने। मतलब ये शपथ ली 9 जून से, वो इटली, ऑस्ट्रिया, रूस हुआ है, अब यूक्रेन जा रहे हैं। उसके बाद सितंबर से नवंबर तक 3 यात्राओं में 6 देशों में जाएंगे। प्रधानमंत्री को न देश की चिंता है, न विपक्ष के प्रति 2 कौड़ी की चिंता है। प्रधानमंत्री किसी स्कीम में लगे हुए हैं, और वो स्कीम कुछ भी हो सकती है। वो देश का ढांचा बदलने की भी हो सकती है। प्रधानमंत्री कारगिल विजय दिवस पर वहां जाते हैं, द्रास में जाते हैं, और वहां जाकर कहते हैं कि अग्निपथ योजना क्यों जरूरी है। जो उन्होंने कहा, कल कहा, वो ये इसलिए अग्निपथ योजना जरूरी है कि आर्मी का चेहरा, आर्मी को युवा बनाए रखने के लिए। और वो कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसके सैनिकों की जो औसत एज है, उम्र है, वो ग्लोबल ज्यादा है। इसमें क्या छुपा हुआ है कि आर्मी में जो डर है, क्या लोगों को रिटायर किया जाएगा जिनकी एज ज्यादा है। तो ये प्रधानमंत्री को लेकर, जैसे एक बात कही गई बिहार को लेकर कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर चले गए वहां नीति आयोग की बैठक में, नीतीश कुमार नहीं गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चले गए, उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं गए वहां।
नीति आयोग की बैठक में। तो ये जो इस समय चल रहा है, वो आपका कहना भी मैं एंडोर्स नहीं करूंगा कि सांसद छोड़ सकते हैं। करेंगे क्या सांसद छोड़ के? कहां जाएंगे? जब तक 1/3 या जो भी नियम है कितने सांसद छोड़ सकते हैं, तब तक सांसद छोड़ के क्या? बीजेपी में असंतोष बढ़ रहा है, विद्रोह बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री का नियंत्रण खत्म हो गया है, योगी जी उनको चुनौती दे रहे हैं। और ये स्थिति हर एक राज्य में चल रही है। राजस्थान में शायद कौन बोल रहा था, मतलब शायद रविकांत बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? रविकांत जी। वो वसुंधरा स्कूटर पे जी, वहां की भजनलाल शर्मा सरकार संकट में है। और जो नुकसान हुआ बिहार में, राजस्थान में सीटों का लोकसभा का, वो बड़ा अलार्मिंग है। तो इसलिए ये मोदी जी संकट में, और आप देख रहे हैं, अपन ने पिछली बार भी बात की थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया, नया अध्यक्ष नहीं है भारतीय जनता, वो जेपी नड्डा ही चल रहे हैं अभी भी। भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है और मोदी जी भी संकट में हैं, पर उनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का है कि उनको टाइम पास करना है। और मैंने आपको उनका दिसंबर तक का प्रोग्राम बता दिया, नवंबर तक का। वो बाहर रहने वाले हैं उनको, और देश कौन चलाएगा, नंबर 2 कौन है, ये किसी को पता नहीं। देश ऑटो मोड पर रहेगा। ये संसद का सत्र निकल जाए, उसके बाद जब शीतकालीन सत्र आएगा तब देखेंगे क्या होता है। तो ये बजट को लेकर जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें देख रहे हैं, ये मोदी जी की असली संकट जो शुरू होगा, असली संकट कह रहा हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के जो नतीजे आएंगे इनके खिलाफ। हरियाणा का मैं नहीं कहता, क्योंकि हरियाणा में तो कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, दोनों के बीच में, मतलब कांग्रेस तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए ख्यात है ना, तो इसलिए हरियाणा को कांग्रेस वाले डुबाएंगे। पर मैं महाराष्ट्र का कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए संकट, अगर सरकार चली जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का जाना राज्यसभा में सीटें कम करेगा। महाराष्ट्र का जाना ये चुनाव में जो धांधली हुई है, लोकसभा चुनाव में, उसको खत्म करेगा, क्योंकि पूरी ब्यूरोक्रेसी जो इस समय काम कर रही थी, मतलब कोई आदमी 48 वोट से महाराष्ट्र में जीत रहा है, उसको जिता दिया गया बॉम्बे में। आप देखें ना, मतलब 48 वोट से जी, और सारी आपत्तियां नामंजूर कर दी गई। तो इसलिए ये संकट जो है राजीव जी, थोड़ा सा हो सकता है कि मैं एक चीज थोड़ा सा एक दो लाइन में जरा इस बात को समझाइए कि जो आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी अभी विदेश जाएंगे, उनकी यात्राएं लगातार हो रही हैं, अभी आगे होने वाली हैं, क्या कुछ चल रहा है, कुछ आप समझ पा रहे हैं कि ओवरऑल, क्योंकि देश और प्रधानमंत्री बाहर ऑटो मोड पे अगर देश चलाने की बात हो, लेकिन राजनीति भी, और सबसे ज़्यादा राजनीति और चुनावी मोड में नरेंद्र मोदी रहते हैं, और वैसे में, और जबकि अभी 240 सीटों के साथ बहुमत भी नहीं है, और अंदर खाने यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पार्टी में वो भी है, रोष भी है, ऐसे में क्या कुछ दिखाई देता है मोदी को? आप मुझे ये बताइए राजीव जी कि खतरा क्या है, सरकार को क्या खतरा है? खतरा तो कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे बात करें जी। हा? सरकार, मोदी जी बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। देश से मतलब राहुल गांधी को है कि आपने बताया ना कि कैसे वो
वो दर्जी के पास मशीन भेज दी उन्होंने जी, चमड़ा सिलने की। एक कंसर्न जो होता है गरीब आदमी के प्रति या देश के प्रति, मोदी जी में है ही नहीं ना, उस तरह की संवेदनाएं नहीं है। हाथरस में 200 लोग, कितने 121 लोग मर गए, क्या आपने क्या किया? और राहुल गांधी जहां जरा सी कुछ हो जाती है पहुंच जाते हैं। इस देश का नेतृत्व इनफॉर्मली चेंज हो चुका है, मैं इनफॉर्मली कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी अब देश के नेता नहीं बचे, ये वो खुद भी जानते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं पर नेता नहीं है। तो बहुत बीजेपी का संकट बहुत, और आरएसएस के साथ जो चल रहा है कोई छोटा मोटा संकट थोड़ी है। अभी उन्होंने, अमित मालवीय ने एक ट्रोल किया किसी को, बजट को लेकर किसी आदमी को। मैंने अपने एक डिबेट में वो भी किया था, ट्वीट, उसको कोट किया था, अमित मालवीय के ट्वीट को। किसी ने ट्वीट किया तो अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि यूपीए के ज़माने में राज्यों के साथ किस तरह से भेदभाव होता था, वो गिना रहे थे। आरएसएस के रतन शाडा ने जवाब दिया, बोले आप अपनी बात बताइए, आप वो पिछली चीजें क्यों बता रहे हैं? और वो अमित मालवीय ने वो ट्वीट हटाया। फिर जी, बीजेपी में और संघ में घमासान चल रहा है। और ये जैसे ही हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, हरियाणा हारेंगे, झारखंड हारेंगे, दिल्ली हारेंगे, तो एक आरएसएस की तरफ से प्रेशर बढ़ेगा कि आप पर कुर्सी छोड़िए। ये अपने को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। और फाइनल जो नेल है वो कॉफिन में, वो ठुकेगी बिहार में अगले साल। तो इसलिए बीजेपी के दिन खराब हैं, काफी खराब हैं। पर एक लॉजिकली अगर चीजों को देखें तो ये धकाएंगे, अभी चीजों को धकाना चाहते हैं। और उसका धकाने का जरूरत ये है कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो हुआ है इस देश में, वो कई चीजों के, कई अलमारियों के कंकालों को बाहर सड़क पे ले आएगा। जी, तो इसलिए ये सही है जी। हाँ, तो इसलिए ये चलने वाला है, आप चिंता मत कीजिए। जी जी, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं विपक्ष के, मैं ये बताना चाहता हूँ जी। जयशंकर जी, अच्छे दिन आ गए हैं। कोई उसमें कोई लाने की जरूरत, केवल एक फॉर्मेलिटी है। वो ये जब तक धक्के दें अपने दिनों को, विदेश जाकर, एस्केपिज्म कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एस्केपिज्म, पलायनवाद, कि आप देश से भागो, मौका मिले और भागो। यूक्रेन में नहीं बुला रहे हैं तो भी भागो, रूस में कुछ नहीं करके आए फिर भी गए, कोई जरूरत नहीं थी रूस में जाने की। ऑस्ट्रिया में कोई काम नहीं था, ऑस्ट्रिया हुआ है। आदमी घर में परेशान हो जाता है तो क्या करता है राजीव जी, आप क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं ना कॉफी हाउस में जी, हाँ, कि चलो मार्केट चलते हैं। ये वही कर रहे हैं। और देश को इन्होंने राहुल गांधी के भरोसे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मतलब बड़ी बात इस सेंस में कि उसको आपने एक लाइन में पिरो दिया है शब्दों के साथ में, और बहुत महत्वपूर्ण बात है। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे चाहूँगा, समय आप लोगों का बहुत ले लिया हूँ। जयशंकर जी, देश के हालात पे हम और सियासी हालात पे चर्चा कर रहे हैं, ज़रा आपकी टिप्पणी इस पे। नहीं, श्रवण जी ने काफी कुछ कर दिया है। अब इसके आगे बहुत ज्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के जो आकलन है लोगों, देखिए नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, ये बात सच है। राजनीतिक विश्वसनीयता उनकी समाप्त हो गई है। एनडीए के साथ है, लेकिन एनडीए के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं।
इंडिया के साथ थे, इंडिया से हट गए, अब इंडिया के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में एक बड़ी आबादी है जो अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। वो है अत्यंत पिछड़ी जातियों का, जो जिसे ईबीसी कहते हैं। उसके लिए नीतीश कुमार ने काफी कुछ काम किया है वहां पे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कई बार वो उठपटांग बातें भी बोल जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि उनको कहा गया है कि बहुत ज्यादा सार्वजनिक मंचों पे जाने की जरूरत नहीं है। ये भी हो रहा है, उनके घर पे कोई मेडिकल टीम बैठ गई है, वो उनको देख रेख करती रहती है। ये सारी इस तरह की बातें भी आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा यह है कि कोई ऐसा उनके सामने, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था ना, कि वो चंद्रमा भी चाहेंगे, सूरज भी चाहेंगे, बृहस्पति भी चाहेंगे, लेकिन बिहार नहीं छूना चाहेंगे। बिहार हाथ में रहे, उसके आगे अगर कुछ मिल जाए तो उधर सोच सकते हैं। तो जब तक कुछ मिल न जाए तब तक वो हिलने डुलने वाले नहीं है, तब तक बिहार वो बचा करके रखने की कोशिश करेंगे। अब ये बड़ी बात है कि देखिए, सच बात है, धनंजय की बात से मैं सहमत हूं इस मामले में। इन लोग खारिज कर चुके थे, इंडिया अलायंस के लोग भी खारिज कर चुके थे, और एनडीए के लोग भी, और बीजेपी के लोग भी कहते थे ये चुनाव आखिरी है, इसके बाद तो खत्म हो जाएगी, पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन जितनी सीटें बीजेपी को मिली उतनी ही उनको भी मिली। नीतीश कुमार को बीजेपी ज्यादा सीटों पे लड़ी थी, नीतीश कुमार की पार्टी कम सीटों पे लड़ी थी, उसके बावजूद बराबरी पे आए। तो ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी के कारण मिल गया है। देखिए, नीतीश कुमार अकेले दम पर बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात भी तय है, उन्होंने करके देख भी लिया था। कभी वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका पलड़ा भारी कर देते हैं, कभी वो इंडिया मतलब आरजेडी के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं तो इनका पलड़ा भारी कर देते हैं, लेकिन अकेले दम पे कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, झारखंड में उनके राजनीतिक प्रवेश से या चुनाव लड़ने से, अलग ढंग से चुनाव लड़ने से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस को ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वहां जो ओबीसी का एक तो महतो फैक्टर है, कुर्मी फैक्टर है। कुर्मी लोग पहले से भी, सदान कुर्मी जो वहां के होते हैं, वो लोग इनके साथ रहते हैं, और जो जेएमएम के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, वो कहीं इधर से उधर जाने वाले नहीं है। उनका अपना एक कमिटमेंट है, वो साथ में रहते हैं। बाकी तो इनका अलग से कुछ है नहीं। सरजू राय के नाम पर थोड़ा इधर उधर करेंगे तो करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं एक तो एनडीए बिखरा हुआ दिखाई देगा, इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई देगा, और ये एनडीए बिखरा हुआ दिखाई देगा। इसकी चिंता है बीजेपी को। दूसरा यह है कि ये बात सही है, श्रवण जी सही कह रहे हैं कि आज बीजेपी की सरकार को, मोदी की सरकार को कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन कमजोर दर कमजोर होती जाएगी ये सरकार, ये बात भी तय है। जिस ढंग से संसद में विपक्ष आक्रामक है, मजबूत है, चीजों को लेकर के सामने रख रहा है, और पीठासीन अधिकारी चाह करके भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद कटघरे में नजर आते हैं। तो इसको देखते हुए तो सरकार पे अटैक बढ़ेगा, आक्रमण बढ़ेगा। अब यह है कि जो सबसे गंभीर बात जो रविकांत ने कही थी, और मैं उस पर चर्चा करना चाहता था, मैं भूल गया था, और उसकी याद श्रवण जी ने भी दिलाई जी, वो है चुनाव आयोग का मामला। जो अतिरिक्त मत जो थे, जो पहले उन्होंने बताया था कितना पोल हुआ था, बाद में कितने करोड़ मतदाता ज्यादा दिखाए गए, और उससे अभी श्रवण जी बता रहे थे कि 79 सीटों का फर्क पड़ा है। इसको विपक्ष को इशू बनाना चाहिए, संसद में भी, न्यायपालिका में भी, और सड़क पर भी। चुनाव आयोग के खिलाफ एक तरह से अभियान विपक्ष को शुरू कर देना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के, उसकी पक्षधरता को लेकर के, जिस तरह से वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता रहा है लगातार। एक तो जो व्यवस्था कर दी है इन लोगों ने उसके मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में विपक्ष को, न्यायपालिका को बाहर करके, तो वो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। तो उसके बाद तो जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा या चुनाव आयुक्तों की टीम आएगी, जाहिर सी बात है सत्तारूढ़ दल के लिए पक्षपात करेगी ही करेगी। तो इसको इशू बना करके, और ये जो अतिरिक्त मतों वाला मामला है, अगर उस आपके पास है, इसके प्रमाण है, पुष्ट प्रमाण है, तो उसको लेकर के आपको इशू बनाना चाहिए संसद, सड़क और न्यायपालिका में भी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। दूसरा यह है कि ममता के बारे में अधीर रंजन चौधरी क्या बोलते हैं। अधीर रंजन चौधरी
उन लोगों में से हैं जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बंटाढार के बहुत बड़े कारण हैं। उनका अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में एक अच्छा काम रहा है और वो अपने काम के बल पे जीत जाते थे। इस बार उसमें भी हार गए वो, और लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ न कुछ उनको बोलना ही रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि उनका एक पैर कांग्रेस में है, दूसरा पैर बीजेपी के ड्योढ़ी की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप ममता को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने देख लिया, उनकी सीट भी चली गई, हार गए लोग। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा यह है कि जैसे अभी रोहन जी गिना रहे थे विदेश यात्राओं का, तो भाई मोदी जी पिछले कई महीनों से विदेश नहीं गए थे। उनका जितना कोटा था बचा हुआ, उसको जल्दी से जल्दी वो पूरा कर लेना चाहते हैं कि भाई इतने महीने हम कहीं गए ही नहीं, यही रह गए चुनाव के चक्कर में, इधर उधर कभी रामलला की प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। तो अब वो पूरा करना चाहते हैं। अब उसका क्या असर पड़ता है, क्या नहीं असर पड़ता, उनको इसकी चिंता नहीं है। बाइडेन क्या सोचते हैं या ट्रंप क्या सोचेंगे या रूस क्या सोचेगा, यूक्रेन क्या कहता है, इनको इस बात की परवाह नहीं है। जो भी भुगतना होगा इस देश को भुगतना होगा, और वो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। जैसे कहा ना श्रवण जी ने कि भाई वो चिंता मुक्त प्राणी है, आराम से उनको अपना काम मिलना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, एंजॉय कर रहे हैं वो। अब वो बाकी राहुल गांधी पर है, विपक्ष पर है, इंडिया अलायंस पर है जी, देखें अपना काम करें। या भाजपा में अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, या नितिन गडकरी जी हैं, ये लोग अपना करें। लेकिन एक बात बहुत सही है कि जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 4 विधानसभाओं के, उन विधानसभाओं के नतीजे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आरएसएस का दबाव और बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी की सरकार को किसी तरह का सीधा खतरा है। जी राज जी बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण गर्ग साहब, बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अमलेंदु जी, और साथ में और 2 साथी जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी और अतुल सिन्हा जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, एक लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहुत गंभीर चर्चा, और इसमें आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट था, इस सब पर चर्चा कर रहे थे हम। और दूसरे स्ट्रीम में ठीक इसके साथ आप देखिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, आप जानते हैं आजकल काफी चर्चित हैं और लगातार वो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी